सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से प्रस्तुत है एक विशेष नाटिका बिंदु बिंदु करे उजाला। किसी भी मनुष्य के जीवन में विकलांगता एक चुनौती बनकर सामने आती है, पर इस चुनौती का सामना करने के लिए जब हम खड़े हो जाते हैं तो यही विकलांगता दिव्यांगता बन जाती है। श्रोताओं, यही कुछ उजागर करता है नाटक बिंदु बिंदु करे उजाला। इस नाटक में मुख्य भूमिका में हैं सपना सिंह, जो खुद एक दृष्टिबाधित बच्चे की मां हैं, और उनकी बेटी की भूमिका में हैं उनकी दिव्यांग बेटी सुकृति सिंह। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान देहरादून द्वारा निर्मित इस नाटक का लेखन और निर्देशन किया है दीपांकर चक्रवर्ती ने और संपादन किया है विवेक सजवाण ने। इस नाटक के कलाकारों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। दयामनी सपना सिंह, वैभवी सुकृति सिंह, शोभा हेमा कैलासिया, वैथिया रजनी रावत, मृदुला प्रोमिला नैनवाल, आई स्पेशलिस्ट दीपांकर चक्रवर्ती, काउंसलर चेतना गोला। इस नाटक में सूत्रधार की भूमिका निभाई है आराधना रावत ने। नाटक की आउटडोर रिकॉर्डिंग के लिए हम श्रीमती ललिता तोमर और श्री सुभाष तोमर के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हैं। श्रोताओं, वैभवी के दोस्तों के चरित्र को जीवंत बनाने के लिए हम बच्चों की भूमिका निभाने वाले आराध्या, स्वास्तिक, आध्या और करण का विशेष धन्यवाद करते हैं। तो आइए प्रस्तुत है नाटक बिंदु बिंदु करे उजाला। जब भी वो सोचती है कि आज वो अच्छे से सो पाएगी, उसी रात उसे अपने पापा के फैक्ट्री में हुए हादसे का बुरा सपना आता है और वो चिल्लाकर डर के मारे नींद से जग जाती है। हम कईयों के लिए बचपन के सपने जिंदगी की मीठी यादों से पिरोए हुए होते हैं और हम उन्हें बार बार जीना चाहते हैं, पर वैभवी के लिए सपना एक डरावने सच से कम नहीं था जिससे वो दूर भागना चाहती थी। लेकिन वो सपना उसका पीछा छोड़े तब ना। तमिलनाडु के शिवकाशी जिले में थिरुथंगल एक छोटा सा गांव है। वैभवी अपनी दादी, उसकी ताई यानी उसकी अम्मा दयामनी के साथ रहती है। थिरुथंगल में ही पली बड़ी वैभवी अपनी दादी और अम्मा की बचपन से ही लाडली है। उसके पिता बाल गोविंद गुस्सैल होने के बावजूद अपनी बच्ची से बहुत प्यार करते थे। बाल गोविंद का परिवार उस इलाके में रहने वाले बाकी सारे परिवारों के जैसे गरीब था और बाल गोविंद थिरुथंगल में ही स्थित पटाखों की एक फैक्ट्री में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। पर पढ़ाई में होनहार वैभवी का सपना था बड़े होकर एयर होस्टेस बनना और अपने देश के सबसे बड़े एयरलाइंस को ज्वाइन कर अपने परिवार तथा गांव का नाम रोशन करना। लेकिन वैभवी के आसमान में उड़ने के इस सपने को सच होने से पहले जैसे उसे जमीनी सच्चाइयों से परिचय करवाना जरूरी समझा जिंदगी ने। सन 2017 में बाल गोविंद के पटाखे बनाने की फैक्ट्री में एक भीषण आग लग जाने से उसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है। रोज कमाकर खाने वाले बाल गोविंद के परिवार के पास उसके मौत के बाद शोक मनाने का भी सौभाग्य नहीं था। इससे पहले कि उसका सेठ उसकी नौकरी किसी नए आदमी को देता
7 महीने की वैभवी से गर्भवती दयामनी को अपने पति की नौकरी करनी पड़ी। घर पर बूढ़ी माँ और पेट में 7 महीने का बच्चा लिए दयामनी को अपने परिवार को बचाने का यही एकमात्र रास्ता दिखा। हालांकि बारूद से भरे उस माहौल में दयामनी और उसके अजन्मे शिशु के लिए खतरे अनगिनत थे। सोना, सोना, आज सोना, यहाँ देखो, आजा बेटा, आजा घूमू चले, आजा घूमू चले, आजा। पिता के मौत के बाद माँ और दादी के लाड़ प्यार में पलने वाली वैभवी एक स्वस्थ, चुस्त और तंदुरुस्त बच्ची थी और उसे देख दयामनी को आश्वासन मिला कि आगे चलकर उसके परिवार में सब ठीक हो जाएगा। वैभवी का बचपन बड़े ही मजे से गुजरने लगा और तिरुथंगल के सरकारी स्कूल में एडमिशन मिलने पर उसकी जिंदगी में भरपूर खुशियां आ गई थी, क्योंकि अब वैभवी की जिंदगी में उसके जैसे बहुत सारे दोस्त आ गए थे, जिनके साथ वो अपनी जिंदगी के खुशी के हर एक पल बांटती थी। चोट लग गई। जो हटो तुम लोग मेरे पास से, मैं दौड़ सकती हूँ, पकड़ सकती हूँ, हटो यहाँ से। हाँ सच्ची बड़ा अच्छा था ना। हाँ बहुत मजा आया सच्ची। अरे वो तुम कैसे दौड़ी थी ना, बड़ा तेज कैसे गिर गई मुझे पता नहीं। मजा आया। जाओ जाओ अपनी जगह पे जाओ, शांत हो जाओ सारे। चलो बच्चों, अपनी हिंदी की होमवर्क की कॉपियां निकालो, जल्दी करो। बकुल, बाला, मधु, रागिनी, ये मैम, ये मैम। वैभवी तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? सॉरी मैम, मैं होमवर्क नहीं कर पाई। थोड़ा और जोर से बोलो, मुझे समझ नहीं आया। सॉरी मैम, मैं होमवर्क नहीं कर पाई। क्यों? चुप क्यों हो? बताओ, क्यों नहीं किया तुमने होमवर्क? मैम मुझे होमवर्क समझ ही नहीं आया। समझ नहीं आया? क्या समझ नहीं आया तुम्हें? हमने क्लास में क्रिया के बारे में पढ़ा था कि नहीं? हाँ मैम, यस मैम, हमने पढ़ा था। तो मैंने क्रिया का इस्तेमाल करके वाक्य लिखने को दिया था। क्लास में तो तुम्हें बहुत अच्छे से समझ आ गया था, फिर तुम होमवर्क क्यों नहीं कर पाई? सॉरी मैम। ठीक है, आज के लिए माफ कर रही हूँ, अगली बार ऐसा किया तो सजा मिलेगी। चलो बच्चों, आज हम कहानी पढ़ेंगे एक महान शख्सियत के बारे में, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम। हम उनके जीवन के बारे में जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। जिस महान शख्सियत के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, उनका पूरा नाम है अव्वुल पकीर जैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम। वो एक एरोस्पेस वैज्ञानिक थे। क्या थे? एरोस्पेस वैज्ञानिक। हाँ, और हमारे देश के 11वें राष्ट्रपति थे। आज हम उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, अपनी पुस्तक का पेज नंबर 12 निकालो। इस चैप्टर का नाम है मेरा बचपन। क्या नाम है इस चैप्टर का? मेरा बचपन।
आज हम वैभवी से सुनेंगे अब्दुल कलाम जी के जीवन के बारे में। पढ़ो वैभवी। मेरा जन्म तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर के मध्य वर्गीय तमिल परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बचपन में अच्छे कद का ठीका नहीं था और वैभवी, ये तुम रुक रुक के क्यों पढ़ रही हो? जल्दी जल्दी और साफ साफ पढ़ो। क्या हो गया तुम्हें? पढ़ो। मेरा जन्म तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर के एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में 1931 15 अक्टूबर 19 ये क्या कर रही हो वैभवी? तुम ऐसे क्यों पढ़ रही हो? तुम तो इतना अच्छा पढ़ती थी। आज तुम्हें हो क्या गया? ना तुमने होमवर्क किया है और अब पढ़ने में भी तुम्हारा मन नहीं है। जाओ जाओ अपनी सीट पे जाओ। मधु, तुम यहाँ आओ आगे। चलो तुम पढ़ो। मेरा जन्म तमिलनाडु राज्य के चेन्नई शहर के एक मध्यवर्गीय तमिल परिवार में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बचपन में मैं अच्छे कद काठी का नहीं था और ना ही रूप रंग से आकर्षक था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन के पास ना तो अधिक औपचारिक शिक्षा थी और ना ही बहुत धन। हालांकि उनके पास बहुत सहज ज्ञान था और इन त्रुटियों के बावजूद आत्मा की सच्ची उदारता थी। मेरी माँ आशियाम्मा के रूप में उन्हें आजीवन एक आदर्श सहायिका मिली। हम अपने पैतृक घर में रहते थे जिसे 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया था। यह एक काफी बड़ा पक्का घर था। वैभवी का क्लास में पढ़ाई के प्रति अरुचि या उदासीनता का कारण उसकी अध्यापिका को समझ नहीं आया और उन्होंने इस बारे में अपनी सहकर्मी सुनीता से बात करना ठीक समझा। पर सुनीता से बात करके भी जब वैभवी की अध्यापिका को कोई भरोसा नहीं मिला, तब उन्होंने वैभवी की अम्मा से बात करने की सोची। नमस्ते दयामनी, कैसी हैं आप? जी जी मैं ठीक हूँ दीदी। आइए आइए बैठिए ना। सब ठीक है ना दीदी? वैभवी ने कोई बदमाशी तो नहीं की? अरे नहीं, उसने कोई बदमाशी तो नहीं की, पर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि पढ़ाई में उसकी रुचि काफी कम हो गई है। जो लड़की क्लास में हमेशा आगे रहती है, आजकल या तो वो होमवर्क बिल्कुल नहीं करती या करती है तो ठीक से नहीं करती। अभी परसों ही मैंने उसे क्लास में रीडिंग करने के लिए दिया था, पर उससे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था। दयामनी, कोई समस्या तो जरूर है। पढ़ाई में इतनी तेज लड़की अचानक से सबसे पिछड़ रही है। घर में कोई बात हुई है क्या? जी दीदी, जी ऐसी तो कोई बात नहीं हुई है, पर हाँ कुछ दिनों से मैं भी देख रही हूँ कि वो थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। कुछ भी पूछो तो या तो देर से जवाब देती है या रूखेपन से बोलती है। बाकी तो दीदी ऐसी कोई बात है नहीं। क्यों दीदी, ये कोई चिंता का विषय है क्या? दयामनी, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि समस्या क्या है, तो मैं कैसे कहूँ कि चिंता का विषय है या नहीं। पर हाँ, पढ़ाई में उसकी अरुचि का कारण जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी दीदी, नमस्ते। बड़ा मजेदार है यार। शांत हो जाओ, शांत। सुप्रभात बच्चों। सुप्रभात अध्यापिका जी। चलो बच्चों, अब अपनी व्याकरण की किताब निकालो। हाँ तो निकाल ली? जी मैम। अध्यापिका जी। व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे क्रिया यानी
वर्ब के बारे में। क्रिया किसे कहते हैं, किसी को पता है? नहीं मैम। नहीं मैम। बच्चों, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना समझ आए उसे क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर खाना, पीना, सोना, जाना आदि। तो अभी हम कुछ कार्य समझाने वाले शब्द इस्तेमाल करके वाक्य या सेंटेंस बनाएंगे। आ गया समझ में? जी मैम। सबको समझ आया वर्ब या क्रिया किसे कहते हैं? हाँ जी मैम। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा वैभवी, तुम्हें समझ आया क्रिया किसे कहते हैं? जी मैम। अच्छा, तो बताओ किसे कहते हैं क्रिया? कोई भी शब्द जिससे किसी भी कार्य का होना समझ आता है उसे क्रिया कहते हैं। बहुत बढ़िया वैभवी। अच्छा वैभवी, तुम यहाँ आओ और ऊपर लिखे हुए इन शब्दों के इस्तेमाल से एक वाक्य बनाओ। आओ। जी मैम। बहुत बढ़िया वैभवी। वैभवी, तुमने लिखा तो सही है, पर ऐसे आड़े टेढ़े तरीके से क्यों लिख रही हो? अब तुम्हें सही से लिखना भी दोबारा सिखाना होगा क्या? बोलो, क्यों नहीं बोल रही हो? क्यों नहीं लिख पा रही हो वैभवी? मैडम, मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, कुछ दिन पहले तक वैभवी कक्षा में इतनी आगे थी, पर अचानक उसे क्या हो गया? पढ़ाई में उसकी ऐसी अरुचि और बुरा प्रदर्शन क्यों? क्या इसके पीछे कोई ऐसा कारण है जिसे मैं समझ नहीं पा रही? वैभवी बेटा, यहाँ आओ। क्या तुम्हें पढ़ने लिखने में कोई समस्या हो रही है? अगर ऐसा है तो तुम मुझे बेझिझक बोल सकती हो। अगर तुम्हें क्लास में कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो तुम मुझसे पूछ सकती हो बिना डरे। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। बोलो, क्या बात है वैभवी? बोलो। टीचर, मुझे ना कुछ दिनों से पढ़ाई ठीक से समझ नहीं आ रही है। बुक में जो लिखा होता है वो ठीक से पढ़ा नहीं जाता, और जब ब्लैक बोर्ड पर लिखते हो वो भी ठीक से दिखाई नहीं देता। वैभवी की ये बात सुनकर उसकी अध्यापिका को शक हो जाता है और वो उसे अगले ही दिन तिरुथंगल के सरकारी अस्पताल ले जाती है। वहां डॉक्टर द्वारा जांच करने पर हालांकि कुछ खास नहीं पता चलता, लेकिन डॉक्टर साहब वैभवी को नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर साहब से कोई आश्वासन न पाकर वैभवी की अध्यापिका मृदुला वैभवी की अम्मा दयामनी को उसकी बेटी के बारे में फिर से बताती है और उसको जल्द से जल्द नेत्र विशेषज्ञ के पास ले जाने को कहती है। अम्मा, आज मृदुला जी घर आई थी। वो बोली वैभवी स्कूल में पिछड़ रही है, उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता और क्लास में पढ़ाया हुआ उसको समझ नहीं आता है, और आजकल वो घर से भी काम पूरा करके नहीं ले जाती है। अम्मा, मृदुला जी ने बोला एक बार उसको आँख के डॉक्टर के पास ले जाने को। अरे पागल हो गई है तू क्या? उसने बोला और तूने मान लिया? अरे किसी डॉक्टर के पास ले जाने की जरूरत क्या है जब बैथियर यहीं है? हमारी बच्ची अंधी हो रही है क्या जो आंख के डॉक्टर के पास ले जाएंगे उसको? अरे मृदुला डॉक्टर है कि अध्यापिका? अच्छा बैथियर, आप ही बताइए। वैभवी की अध्यापिका को शक है कि वैभवी की आंख में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रही, इसलिए दयामनी को वैभवी को किसी आंख के डॉक्टर को दिखाने को कहा। अरे ऐसा बोला तो ऐसा ही होगा क्या? अरे एक बार अपने लोगों से पूछने का भाई। अपने लोगों की बात पर यकीन करोगे कि किसी और पर? तुम लोगों की बातों में आ रहे हो। मैं जो कह रही हूं वो तो मान के देख और इतना मत सोच। देख, मेरे को लगता है
वैभवी को स्कूल में पढ़ाई का बहुत तनाव है, बहुत तनाव है तेरी बिटिया को, इसीलिए उसकी तबीयत बिगड़ गई है। मैं तो बोलूंगी तू वैभवी को कुछ दिन स्कूल मत भेज, घर में रख, घर में, स्कूल मत जाने दे कुछ दिन, समझी? कुछ दिन घर पर रहेगी, हंसेगी, बोलेगी, घूमेगी, फिरेगी, खेलेगी, अच्छा लगेगा, समझी? और जब ठीक हो जाएगी तब वापस स्कूल भेज देना, तब भेज देना स्कूल। तुम लोगों को मेरे दवा दारू पे विश्वास है कि नहीं? विश्वास है ना? विश्वास है ना? है ना? मैं सब करेगी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक करेगी, मैं सब ठीक करेगी। बच्ची को घर पे बिठा, घर पे बिठा, मैं बोलती घर पे बिठा, मैं बोलती बच्ची को घर पे बिठा, समझी? हाँ, मुझे लगता है कि बैथियार ने बिल्कुल सही कहा है। तू एक काम कर, तू कल ही उसके टीचर के पास जा और उससे बात कर और उससे बोल कि वैभवी अब कुछ दिन स्कूल नहीं आएगी और घर पर आराम करेगी। अरे तू मेरी बात मानेगी कि उस टीचर की बात मानेगी? मैं जो कह रही हूं वो काम करके देख, घर पर उसको आराम करा। एक तरफ जहां दयामनी पल भर के लिए चिंता मुक्त हुई थी, वहीं दूसरी ओर डॉक्टर की कही बात उसे बार बार याद आ रही थी। वो परेशान हो रही थी ये सोचकर कि अगर डॉक्टर की कही बात सच निकली तो क्या होगा और कैसे वो वैभवी के इलाज के लिए पैसे इकट्ठा कर पाएगी। समय बीतता गया और दयामनी अपनी तनख्वाह से निकालकर वैभवी के इलाज के लिए पैसे जमा करने लगी। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदले और इसके साथ साथ वैभवी के हालात में भी कुछ बदलाव आए, पर उस बदलाव को देख दयामनी के मन में डर ने घर बना लिया था। अरे माँ, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ है अंधेरा? कोई अंधेरा नहीं है वैभवी, यहाँ तो इतनी रोशनी है। मम्मा, मम्मा। वैभवी, तू देख के नहीं चल सकती क्या? कैसे टकरा जाती है चीजों से? तुझे दिखाई नहीं देता क्या? परेशान करके रख दिया इस लड़की ने। अरे वैभवी, कहाँ जा रही है बेटा? दादी के पास आ जा। अरे मेरे पास आ जा मेरा बच्चा। कहाँ जा रही है? जल्दी आ, जल्दी आ। देखो देखो, दादी के पास आओ बेटा, आ जाओ। माँ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अरे नहीं, उसने कोई बदमाशी तो नहीं की, पर मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि पढ़ाई में उसकी रुचि काफी कम हो गई है। जो लड़की क्लास में हमेशा आगे रहती है, आजकल या तो वो होमवर्क बिल्कुल नहीं करती या करती है तो ठीक से नहीं करती। अभी परसों ही मैंने उसे क्लास में रीडिंग करने के लिए दिया था, पर उससे तो पढ़ा ही नहीं जा रहा था। दयामनी कोई समस्या तो जरूर है। पढ़ाई में तेज लड़की अचानक से सबसे पीछे चढ़ रही है। घर में कोई बात हुई है क्या? शायद मृदुला की बात सही थी। मुझे तभी वैभवी को बड़े डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। दयामनी जी, मैंने वैभवी की जांच की है। आपकी बेटी को तो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि किसी वजह से आपकी बेटी के रेटिना पर असर हुआ है, जिससे उसकी देखने की क्षमता क्षतिग्रस्त हो गई है। डॉक्टर बाबू, क्या आपने ठीक से देखा? क्या सच में मेरी बेटी? जी हाँ दयामनी जी, हमने अच्छे से उसकी जांच की है और तभी ये बात सामने आई है। आपने उसे हमारे पास लाने में काफी देर कर दी है। अगर आप हमारे पास पहले आती तो इस बात का पहले पता चलता और हम कुछ कर पाते, पर अब तो कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपकी बेटी का विजन काफी खराब हो चुका है। डॉक्टर बाबू, मेरे बच्चे को बचा लीजिए।
इसकी पूरी जिंदगी का सवाल है। अगर इसकी आँख खराब हो गई फिर तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं कहाँ जाऊंगी, किधर जाऊंगी? आप भगवान हो मेरे लिए डॉक्टर बाबू, भगवान। इसे बचा लीजिए। आप एक बार और जांच कर लीजिए और मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए साहब, ठीक कर दीजिए। रोइए मत दयामिनी जी, रोइए मत। समझने की कोशिश कीजिए, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। सुनिए मेरी बात, सुनिए। जांच पूरी हो चुकी है और मैं आपको आपकी बेटी की तकलीफ का कारण भी बता चुका हूं। समझने की कोशिश कीजिए। आपको और वक्त बिना बर्बाद किए तुरंत अपनी बेटी के इलाज के बारे में सोचना होगा। आपको अपनी बच्ची को किसी काउंसलर के पास ले जाना होगा, क्योंकि एक काउंसलर ही आपको आगे का सही रास्ता बता पाएगा। ये काउंसलर क्या होता है डॉक्टर बाबू? दयामणि जी, एक काउंसलर एक सलाहकार होता है जो आपको आगे का सही रास्ता बताएगा। वो आपको बताएगा कि ऐसी स्थिति में आप अपनी बेटी को सही दिशा किस तरह से दिखा सकते हो, जैसे कि आपकी बेटी को अपनी पढ़ाई लिखाई किस तरह से करनी चाहिए या फिर उसको अपनी जिंदगी किस तरीके से जीनी चाहिए। क्या डॉक्टर बाबू, हमारी लड़की पढ़ लेगी, लिख लेगी? जी हाँ दयामणि जी, आपकी बेटी पढ़ लिख लेगी, बिल्कुल पढ़ लिख लेगी। अपना काम कर लेगी, आत्मनिर्भर हो जाएगी डॉक्टर बाबू। आप पहले काउंसलर से मिलिए तो सही, आपको आगे का रास्ता बिल्कुल दिख जाएगा। तो हमको पता दे दीजिए डॉक्टर बाबू, तुरंत पता दे दीजिए। जी जी जी, मैं आपको हमारे स्थानीय निववेट सेंटर का पता दे देता हूँ। वहाँ पर आपको सुनीता जी मिलेंगी, आप उनसे मिलिए और वो आपको सब कुछ अच्छे से समझा देंगी। क्या हुआ अम्मा? डॉक्टर ने क्या कहा? वो कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। चल घर चल, घर चल, बाद में बताती हूँ तेरे को। ये सब मेरी लापरवाही की वजह से हुआ, सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर दिया। काश मैंने मृदुला की बात सुनी होती और उसे डॉक्टर के पास उसी वक्त ले गई होती तो आज ये नहीं होता। अब मैं क्या करूं? मत रो दया, मत रो। तू ऐसे परेशान होगी तो कैसे चलेगा? हम क्या करेंगे? देख, मैं अनपढ़ औरत हूँ। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? ओहो, ये सब मेरी गलती है। मेरे को वैभवी को घर पर नहीं बिठाना चाहिए था। तेरी बात मान लेनी चाहिए थी बेटा। मैंने ये क्या कर दिया प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया? कैसे अपनी बेटी की आंखों की रोशनी वापस लाऊं भगवान? कैसे? ये क्या कर दिया मैंने? अब ये क्या कर पाएगी जिंदगी में? इससे कौन शादी करेगा? ये क्या कर दिया तूने भगवान, ये क्या कर दिया? मत रो दयामणि, मत रो। अब रोकर कोई फायदा नहीं है। जो होना था हो चुका। मत रो दयामणि, मत रो। और सुनो, अब और देर मत करो और अभी वैभवी को अभी के अभी काउंसलर के पास ले चलो, अभी चलो मेरे साथ, चलो। अगला नंबर किसका है? आइए। नमस्ते डॉक्टर मैडम। नमस्ते, कहिए क्या समस्या है? डॉक्टर मैडम, मेरी बच्ची को देखना बंद हो गया है। पहले ये लक्षण उसके अध्यापक को स्कूल में नजर आए। उसके अध्यापक ने हमें बड़े डॉक्टर को दिखाने को कहा था, पर हमें लगा कि शायद हमारी बेटी को कोई और समस्या होगी जो कुछ दिन घर पर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। हमने उसे कुछ महीने स्कूल से निकालकर घर पर बैठा दिया। उसके बाद अब ये बिल्कुल देख नहीं पा रही। हमें कुछ नहीं पता ये सब कैसे और क्यों हुआ। हमें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा डॉक्टर मैडम। आप ही हमें बताइए कि हमें अब क्या करना चाहिए। हमको कोई रास्ता दिखाइए दीदी। अच्छा, आपने पहले किसी डॉक्टर को दिखाया है? हाँ दीदी, एक आँख के डॉक्टर को दिखाया था। उन्होंने ही निपवेट का पता दिया हमको।
उनकी दी हुई कोई कागज या पर्ची है आपके पास? जी दीदी, ये लीजिए। डॉक्टर की जांच के अनुसार आपकी बेटी को जो आंख की बीमारी हुई है उसे रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या आरपी कहते हैं। ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिसमें हमारे रेटिना की कोशिकाओं पर असर होता है और धीरे धीरे इन कोशिकाओं पर क्षति की मात्रा बढ़ने की वजह से पीड़ित व्यक्ति को देखने में परेशानी होने लगती है। इसका असर अलग अलग लोगों पर उम्र के हिसाब से अलग अलग मात्रा में दिखाई पड़ता है। आपकी बेटी में भी क्षति की मात्रा कितनी है वो तो देखिए डॉक्टर ही बता पाएंगे। पर सबसे पहले जो चीज ऐसी स्थिति में करने वाली होती है वो है कि आप अपनी बेटी को ब्रेल लिपि सिखाइए, यानी ब्रेल भाषा। ये ब्रेल लिपि क्या है डॉक्टर मैडम? मैंने तो कभी भी इसके बारे में नहीं सुना न देखा। मेरी बेटी तो एक आम बच्चे की तरह भाषा सीख रही थी। अब ये ब्रेल क्या है? ब्रेल कोई बहुत बड़ा चिकित्सा यंत्र या दवा नहीं है। ब्रेल एक स्पर्श संबंधी पढ़ने और लिखने का सिस्टम है दृष्टिबाधितों के लिए, जो आम तौर पर मिलने वाली या छपी हुई किताबों से पढ़ या लिख नहीं सकते हैं। ब्रेल लिपि में मुद्रित अक्षरों को दर्शाने के लिए उभार वाले बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पंक्चुएशन, गणित, विज्ञान के चिन्ह, संगीत और किसी भी विदेशी भाषा के चिन्ह सम्मिलित हैं। तो क्या डॉक्टर दीदी आरपी सिर्फ ब्रेल सीखने से ही ठीक हो सकती है? इसको ठीक करने का क्या और कोई रास्ता नहीं है? और ब्रेल सीखना इतना जरूरी क्यों है दीदी? देखिए दयामणि जी, यूं तो आरपी से पीड़ित व्यक्ति को चिकित्सा के तौर पर कम दृष्टि सहायक यंत्रों जैसे लेंसेस इत्यादि का सहारा लेना पड़ता है, पर उसे सबसे पहले एक आम व्यक्ति के जैसे पढ़ने लिखने के लिए ब्रेल सीखना बहुत आवश्यक है। ब्रेल सीखना इसलिए जरूरी है जिससे कि दृष्टिबाधित व्यक्ति लिखने और पढ़ने में आत्मनिर्भर बन सके और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अच्छा डॉक्टर दीदी, ब्रेल और किसी भी आम भाषा में क्या फर्क है? देखिए दयामणि जी, जब एक दृष्टिवान इंसान कोई भी आम भाषा सीखता है वो देखकर सीखता है और उसे याद करता है, पर जब कोई भी दृष्टिबाधित इंसान ब्रेल की मदद से कोई भाषा सीखता है तो वो उसकी कल्पना शक्ति और सुनने की क्षमता का इस्तेमाल करता है, ना कि देखने की क्षमता का। लेकिन ब्रेल सीख लेने के बाद एक इंसान पूरी तरह से कोई भी भाषा पढ़ने या लिखने में सक्षम हो जाता है और वो किसी भी आम इंसान की तरह पढ़ लिख सकता है। डॉक्टर दीदी, ये ब्रेल दिखता कैसा है? दयामणि जी, ब्रेल के चिन्ह कागज पर उभरे हुए बिंदुओं के रूप में होते हैं, जिनका स्थान निर्धारित करता है कि वो क्या वर्णन कर रहे हैं। जैसे अगर ए लिखना हो तो एक बिंदु को जब हम कागज पर उभारते हैं तो वो ए बन जाता है। उसी तरह से ब्रेल लिपि में मूल तौर पर 6 बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाता है अक्षर या वाक्य लिखने और पढ़ने के लिए। इस सिस्टम का इस्तेमाल दृष्टिबाधित लोग पढ़ने या लिखने के लिए करते हैं। अरे दीदी, मेरी बच्ची इतने सालों से एक आम दृष्टिवान बच्चे की तरह पढ़ लिख रही थी। अब इस हादसे के बाद वो ब्रेल जैसी नई लिपि कैसे सीख पाएगी? एक दृष्टिबाधित इंसान चाहे वो किसी भी उम्र में हो, ब्रेल सीख सकता है। यहाँ निपवेड में शुरू में शायद आपकी बच्ची को थोड़ा सा अजीब महसूस हो, पर धीरे धीरे जैसे जैसे वो बिंदुओं का मतलब समझने लगेगी ना, उसके लिए ब्रेल सीखना आसान हो जाएगा और उसे कोई परेशानी भी महसूस नहीं होगी। आपको बस थोड़ा धैर्य रखना होगा और अपनी बच्ची को ब्रेल पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। डॉक्टर दीदी, मैं अपने बच्चे को ब्रेल पढ़ने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती हूँ, जरा बताइए ना। दयामणि जी, ये लगभग वैसा ही है जैसे हम सामान्य बच्चे को अक्षर ज्ञान करवाते हैं,
पर क्योंकि आपकी बच्ची ने पहले मुद्रित भाषा में पढ़ना लिखना सीखा है, तो आपको सबसे पहले अपनी बच्ची में ब्रेल के लिए रुचि पैदा करनी होगी। आप खुद भी ब्रेल सीखिए। आप घर पर उसके साथ ब्रेल गेम भी खेल सकती हैं। जैसे आप स्टूडेंट बन जाइए और आपकी बच्ची टीचर बन जाएगी। अगर आपकी बच्ची को महसूस होगा कि ब्रेल आपके लिए जरूरी है, तो वो भी आपकी तरह ब्रेल सीखने में रुचि लेने लगेगी और इसके लिए आपको ही पहले कोशिश करनी होगी। आप ये भी कर सकती हैं कि ऐसे दृष्टिबाधित बच्चों से अपनी बच्ची को मिलवाएं जो आपकी बच्ची के लिए ब्रेल पढ़ सके और वो आपकी बच्ची को ब्रेल के फायदे भी बताएं। एक बात याद रखिए, आपको हमेशा ब्रेल के प्रति सकारात्मक नजरिया रखना है, तभी आपकी बच्ची भी ब्रेल के प्रति सकारात्मक होगी। जब भी आपकी बच्ची कठिनाई महसूस करे, उसे प्रोत्साहित कीजिए। आप हमेशा अपनी बच्ची से उम्मीद रखिए, वो उस उम्मीद को जरूर पूरा करेगी। अच्छा डॉक्टर दीदी, ये ब्रेल सीखने के लिए कौन कौन से साधनों का इस्तेमाल किया जाता है? दयामनी जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे दृष्टिबाधित बंधु हैं, उनको अपने पढ़ने और लिखने की क्षमता को बढ़ाने के लिए कुछ सहायक यंत्रों या टूल्स का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन खासकर ब्रेल सीखते समय जो 3 चीजों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, वो है स्टाइलस, ब्रेल स्लेट और ब्रेल पेपर। ये 3 बुनियादी चीजें हैं जो हर बच्चे को ब्रेल सीखते समय इस्तेमाल करना होगा। और जैसे जैसे बच्चा सीखता जाएगा, वो कई सारे और यंत्रों का इस्तेमाल करने लगेगा, जैसे कि स्मार्टफोन, ब्रेलर जो कि एक टाइपराइटर की तरह से होता है, और कंप्यूटर भी। डॉक्टर दीदी, ये ब्रेल सीखने में समय कितना लगता है? दयामनी जी, ये पूरी तरह से सीखने वाले पर निर्भर करता है। कुछ विद्यार्थी बहुत जल्दी ब्रेल सीख जाते हैं और कुछ अधिक समय लेते हैं। ये बहुत कुछ विद्यार्थी की रुचि और ब्रेल की प्रैक्टिस के लिए कि किसने कितना समय दिया, इस पर निर्भर करता है। और एक बहुत जरूरी बात, अगर आप बच्चे के मन में ये डाल सकें कि ब्रेल सीखना एक खेल है या फन है, तो वो बहुत जल्दी सीखेगा। हमने देखा है कि जो बच्चे खेल खेल में ब्रेल सीखते हैं, वो ब्रेल सीखने के लिए 4 गुना अधिक प्रयास करते हैं। ये फैक्ट है कि बच्चे जिस भी चीज में रुचि लेते हैं, उसे जल्दी सीखते हैं। मैं फिर दोहराऊंगी कि इसमें आपको भी बच्चे के साथ प्रयास करना होगा। जी दीदी, आपने बड़ा अच्छा कहा। प्रयास तो मेरा पूरा रहेगा। पर ये बताइए कि क्या ब्रेल बच्चे के संपूर्ण विकास में मदद करेगा? क्या मेरे बच्चे का आत्मविश्वास सामान्य बच्चों की तरह हो पाएगा दीदी? बिल्कुल। दृष्टिबाधित को ब्रेल इसलिए सिखाया जाता है कि उसका संपूर्ण विकास हो सके, और ब्रेल सीखने से उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, जिससे वो लिखने और पढ़ने में आत्मनिर्भर होता है। अब जैसे तकनीकी के विकास में पढ़ने के बहुत से विकल्प हैं। आप इंटरनेट की मदद से पढ़ सकते हैं, आप सुनकर पढ़ सकते हैं, पर अक्षर ज्ञान और वर्तनी यानी स्पेलिंग का ज्ञान ब्रेल से ही होता है, और इसी से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जी दीदी, ये ब्रेल कहाँ से सीख सकते हैं? दयामनी जी, बहुत से सरकारी और गैर सरकारी संस्थान हैं जो ब्रेल सिखाते हैं। आप उनसे संपर्क कर सकती हैं। आप हमारे संस्थान से भी ब्रेल सिखवा सकती हैं। आपकी बच्ची के सर्वोत्तम विकास के लिए ब्रेल बहुत मददगार साबित होगी, और आपकी बच्ची को उससे काफी लाभ भी पहुंचेगा। डॉक्टर दीदी, आपने जो रास्ता दिखाया उसी पर चलने की कोशिश करूंगी। मेरी बेटी का भविष्य आपके बताए हुए राह पर ही निर्भर करता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जितना भी बोलूं बस कम है। समझ लीजिए, आप भगवान है मेरे लिए। भरोसा रखिए दयामनी जी, हमारा संस्थान निपवेड
दिव्यांगजनों को जीवन की मुख्य धारा में सम्मिलित करने के उद्देश्य पर पूरी तरह से समर्पित है। यहाँ आपकी बेटी की जरूरतों का पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा और अगर वो हमारे बताए राह पर दृढ़ विश्वास के साथ चलेगी तो उसे ब्रेल सीखकर पूरी तरह से एक सक्षम और सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। निफवेड के काउंसलर सुनीता के दिलाए विश्वास को दिल से लगाकर दयामनी ठान लेती है कि वैभवी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उसे जो भी करना पड़े वो उसे करेगी। अज्ञानता तथा समय पर इलाज न करने की वजह से वैभवी को अपनी आंखों की रोशनी से हाथ धोना पड़ा। पर इस हादसे से दयामनी ने सीखा कि सही जानकारी पर भरोसा, ना कि भ्रम पर यकीन, और समय पर सही इलाज किसी की जिंदगी बचा सकता है। हम ये नहीं जानते कि आगे चलकर वैभवी की जिंदगी कैसी होगी, पर इतना यकीन है कि दयामनी का वैभवी को ब्रेल पढ़ाने का निर्णय बिल्कुल सही था और आगे की इस चुनौती भरे सफर में वैभवी के घर वालों को न सिर्फ उसे ब्रेल सिखाने पर ध्यान देना चाहिए बल्कि उसको मानसिक तौर पे सक्षम बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार जब बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता है वो पूर्ण तरह से स्वस्थ नहीं होता और कई बार दुर्भाग्यवश उनकी मानवीय क्षमताएं भी पूरी तरह से विकसित नहीं हो पाती हैं या किसी दुर्घटना के कारण वो अपनी कुछ क्षमताओं को खो बैठते हैं। ऐसे में एक सभ्य विकसित समाज के तौर पर हमें उनके प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि समर्थन दिखाना चाहिए। उन्हें हमसे कमजोर समझकर किसी भी अवसर से वंचित नहीं करना चाहिए बल्कि समाज में बराबरी का स्थान देकर उनका प्रोत्साहन करना चाहिए तथा सशक्तिकरण और समावेश पर काम करना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी चीज की हमारे दिव्यांगजनों को सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो सहानुभूति नहीं बल्कि हमारा प्यार और अपक्षपातपूर्ण स्वीकृति है।